आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की। तो देवनागरी लिपि को समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो कामता प्रसाद गुरु थे, उन्होंने लिखा था कि जो लिखित भाषा है, उनकी जो मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उसे तो हम वर्ण कहते हैं, पर वो जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। कहने का मतलब हम कोई भी लिखित भाषा है और उनके जो चिन्ह होते हैं उनको तो हम वर्ण कह रहे हैं, लेकिन वो चिन्ह जो हम जिस रूप में लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। इसलिए लिपि जो होती है लिखित वर्ण संकेत होती है। तो लिपि को जानने के लिए लिपि का विकास क्रम हमें देखना है कि विश्व में लिपि का विकास सबसे पहले प्राचीन जो लिपि थी चित्रलिपि थी। चित्रलिपि के बाद प्रतीक लिपि, उसके बाद भाव और फिर ध्वनि लिपि आई। हमें ये भी जानना जरूरी है कि ध्वनि लिपि जो है दो भेद होते हैं, अक्षर मूलक जिसे हम सिलेबिक और दूसरा है वर्ण मूलक जिसे हम अल्फ़ाबेटिक कहते हैं। तो भारत की सारी लिपियां अक्षर मूलक ही हैं और जिसे देवनागरी जो लिपि भी है वो अक्षर मूलक के अंतर्गत आती है और वर्ण मूलक जो है रोमन लिपि। भारत में 3 प्रकार की लिपियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है सिंधु घाटी, दूसरी है खरोष्टी और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। तो सिंधु घाटी जो लिपि होती है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि है और ड्रीजर महोदय ने कहा भी है कि सिंधु घाटी को ट्रांजिस्टल स्क्रिप्ट जिसे भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है इन्होंने। दूसरी लिपि है खरोष्टी जो एक विदेशी लिपि है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण होते हैं। और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। हम सभी जानते हैं कि सभी जितनी भी भारतीय लिपि होती है वो सब ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। और ओझा जी ने ब्राह्मी लिपि की 2 भेद बताए हैं, 2 श्रेणियां मानी है, उत्तर शैली और दूसरी है दक्षिणी शैली। जो उत्तर शैली है इसका विकास क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आती है गुप्त लिपि जिसको सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं, दूसरी है कुटिल, उसके बाद आती है आपकी प्राचीन नागरी, फिर आपकी शारदा, फिर बांग्ला आती है। और दक्षिण शैली की देखी जाए तो दक्षिण क्षेत्र के जो भाषाएं होंगी ना, जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल ग्रंथ, ये सारी दक्षिण शैली वाली लिपि के अंतर्गत आती है। अब हमें पता है सारी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो एक उत्तर शैली ब्राह्मी जो है उसके अंतर्गत सबसे पहले गुप्त लिपि आती है जो कि एक सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं इसको। दूसरी है कुटिल लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि आती है। कुटिल लिपि के 2 भेद होते हैं, एक नागरी, दूसरी है शारदा। नागरी का जो समय है 9वीं सदी है और नागरी के जो 2 भेद होते हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में नागरी को देवनागरी या लोकनागरी कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको नंदी नागरी कहते हैं। और उसके बाद शारदा जो है 10वीं सदी की है, इसमें गुरुमुखी, कश्मीरी, लैंदा और टाकरी आते हैं। इस प्रकार जो देवनागरी का विकास है वो प्राचीन नागरी से माना जाता है। इसे लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। हम जानते हैं कि देवनागरी हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली, संस्कृत और गुजराती की भी लिपि मानी जाती है। और इसके बाद हम देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जो देवनागरी लिपि है वो उच्चारित ध्वनि संकेत, जो हम उच्चारण जिन ध्वनि संकेतों का करते हैं और हम अपने भाव और विचारों को एक अभिव्यक्ति देते हैं, उसे तो हम भाषा कहते हैं। लेकिन लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से जो हम भाव और विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। इस प्रकार जो भाषा होती है एक श्रव्य होती है क्योंकि हम भाषा को सुनते हैं। लिपि जो होते हैं हम उसको देखते हैं क्योंकि हम उसको लिख के फिर देखते हैं। तो भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से होता है, ये हमने बता दिया है। और ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग शुरू किया गया था वैदिक आर्यों ने किया था। ब्राह्मी लिपि का जो नमूना तैयार किया था बौद्ध कालीन। अब हम देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा में विकास अगर देखेंगे तो सबसे पहले जॉन गिलक्राइस्ट, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा क्योंकि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो जॉन गिलक्राइस्ट वहाँ के प्राचार्य थे। तो इन्होंने हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ बताई थी, फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। जो हिंदुस्तानी शैली को तो इन्होंने बहुत प्राथमिकताएं दी थी और हिंदवी शैली को इन्होंने गंवारों कहा था।
इसके बाद विलियम प्राइस आए थे, तो ये 1823 में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। ये मैं देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा में किस तरीके से विकास हुआ है ये बता रही हूँ मैं आपको है। इसके बाद अदालत संबंधी जो विज्ञप्ति आई थी 1837 में आई थी, इन्होंने फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया था। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में आपने सुना ही होगा। ये फारसी लिपि के स्थान पर इन्होंने नागरी लिपि हिंदी भाषा में अपना प्रतिवेदन दिया था 1868 में। गौरी दत्त ने भी कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, आप देख सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और इसके बाद नागरिणी पंचारणी सभा की स्थापना 1893 काशी में हुआ था। मदन मोहन मालवीय इसके वो थे। नागरिणी पंचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी विकास की पहली संस्था थी 1893 में काशी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। ये भाषा लिपि संबंधी संस्तुतियाँ इसमें दी गई थी। इसके बाद अंतिम देखेंगे हम, संविधान विधेयक पारित कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 में हुआ था। हम सभी जानते हैं 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इस प्रकार से 1800 से शुरू हुआ था जॉन गिलक्राइस्ट के साथ, और 1949 तक 150 वर्षों तक देवनागरी जो है हिंदी भाषा की एकमात्र लिपि बनी रही। और इसके बाद देवनागरी का नामकरण ये भी पूछा जाता है कि इसे तो हम लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी पड़ा था, और कहीं पे लिखा जाता है देवनागर में प्रचलित होने के कारण भी इसका नाम देवनागरी पड़ा। और कहीं पे लिखा जाता है गुजरात के राजा भट्ट 7वीं 8वीं सदी के शिलालेखों में भी ये प्राप्त हुआ है। तो ये 2-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद किस प्रकार से देवनागरी का प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं ये बाईं से दाईं लिखी जाती है, और ये एक अक्षरात्मक लिपि है, लिखित वर्ण संकेत है, ये आप सभी ध्यान रखना। और इसके गुण देखेंगे, गुण इसके ये है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, एक वर्ण होगा वही ध्वनि संकेत होगा, ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होगा, जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, वर्णमाला की ध्वनि वैज्ञानिक होती है और प्रत्येक अक्षर इसमें उच्चारित होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि सुधार समितियां बनाई गई थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो फॉन्ट था 1904 से लेकर 26 तक 190 टाइप का फॉन्ट था। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था इंदौर अधिवेशन में। इसमें महात्मा गांधी के साथ काका कालेकर के संयोग में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था 1935 में। ये सब देवनागरी लिपि संबंधी सुधार समितियां हैं। इसके बाद यूपी सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन हुआ था 1947 में, 31 जुलाई 1947 को। श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे एस का चिन्ह सुझाव दिया गया था। सावरकर बंधुओं का औ की ब्राह्मणी का सुझाव दिया गया था। श्याम सुंदर दास का पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के दाहिनी तरफ अलग रखने का सुझाव दिया था। इसके बाद काशी नागरी पंचारणी सभा ने औ की जो ब्राह्मणी है सावरकर बंधु की और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय दिया था 1945 में। और आप देखेंगे काका कालेकर ने अ मात्राओं लगाकर ब्राह्मणी का सुझाव दिया था। जैसे देख सकते हो आप अ पे मात्राएं लगाए हैं, अ आ ई वाली मात्राएं लगी हुई हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता बताई थी। हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या का सुझाव दिया था। इस प्रकार देवनागरी लिपि सुधार का सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे ने किया था। थैंक यू दोस्तों।